सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो पहली बात तो यार, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कह लो या यूनिट्स एंड मेजरमेंट कह लो, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हों कि ये लेक्चर नंबर 2 कैसे हो सकता है, लेक्चर 1 तो पढ़ाया नहीं है अभी। तो आंसर है कि लेक्चर नंबर 1 जो है वो लगभग लगभग एक महीना पहले, 20-25 दिन पहले पढ़ाया था। उसके बाद कुछ स्टॉप आ गया था एक्चुअली। वो एक ट्रायल क्लास के रूप में डाला गया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर आई होप देखा होगा, बिकॉज उसके ऊपर अपने आप में ही 2.5 लाख के आसपास व्यूज़ हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर आई होप देखा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यार कि हमने इतना गैप क्यों डाला। तो आंसर है कि 2 रीजंस है उसके ऊपर। सबसे पहला, हम लोग अपने पेड बैचेस में बहुत ज़्यादा बिजी थे। इनिशियल स्टेज था, नया ऐप था, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। अभी भी कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थी लीगली, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे पढ़ाने के लिए। इवेंट्स के लिए आ सकते थे लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं। बट अब सब कुछ सॉर्टेड है। और अब तुम्हारा भाई जो है या इस चैनल पे हर टीचर जो है अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। और आपको एक स्केड्यूल दिया गया है शायद, उसके हिसाब से अब आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लेक्चर 2 के लिए। तो अगर आपने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तक, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसी चैनल पे इसका लेक्चर 1 देख ले। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी प्लेलिस्ट बनवा लूं जब ये लेक्चर अपलोड हो। लेकिन स्टिल आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट सर्च करके, यूनिट्स एंड डायमेंशन सर्च करके आगे आशु सर लिख दोगे तो वो लेक्चर आ भी जाएगा। इसी का लेक्चर नंबर 1 है। अब इसी के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज इसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए गए थे। गला ठीक हो जाएगा, इलाज चल रहा है, तब तक आपको हमारे साथ मैनेज करना है थोड़ा सा। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 में होमवर्क दिए गए थे, उन 5 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से एक बार आओ चेक कर लेते हैं। ये आपको होमवर्क में दिए गए थे। सबसे पहला था डेंसिटी। तो आई होप आपको याद हो, किसी के भी डायमेंशन लिखने से पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मास के जो डायमेंशंस होते हैं वो m होते हैं, और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब में नापी जाती है, आपको पता है। तो उसके लिए L क्यूब हो गया। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ML-3। लेकिन आपको बताया गया था कि हर एक आंसर को MLT की फॉर्म में छोड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ML-3 T0 इसके हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगे। वहीं पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बारे में आपको जाते जाते बताया था कि भले ही ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हो, बट हमारे 11th के फर्स्ट चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर में कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको आप नहीं जानते होंगे, तो उनके फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। लेकिन हाँ, धीरे 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 आगे जाते जाते आप इन सबको समझोगे भी। जैसे कि सरफेस टेंशन को आपको सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ना है 11th में। बट अभी के लिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया भी था। तो सरफेस टेंशन हो गया हमारे पास फोर्स के डायमेंशन और लेंथ के डायमेंशन। अब जो फोर्स होता है उसके जो डायमेंशन होते हैं वो MLT-2 होते हैं। आई होप अब तक याद हो गए हों। और लेंथ के लिए हमारे पास L होता है। तो L से L कैंसिल हो जाता है। तो ML-T-2 इसके डायमेंशंस आ जाते हैं। सिंपल है यार, ठीक है जी। और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब स्पीड के जो डायमेंशन होते हैं या वेलोसिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो LT-1 होते हैं डिवाइडेड बाय LT-1। अब LT-1 से LT-1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो है कि आप उसको M0, L0, T0 ऐसे रिप्रेजेंट करो, नहीं तो आप उसको एक खाली स्क्वायर ब्रैकेट से भी
रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों का ही मतलब है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर आता है चार्ज। आई होप चार्ज में अगर आपने खुद से किया हो तो थोड़ी सी दिक्कत आई हो बाकी सब तो तीनों हो गए होंगे। अब चार्ज के जो डायमेंशन होते हैं, पहली बात तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। करंट होता था, अगर आपको याद हो, चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज हो जाता है हमारे पास करंट इनटू में टाइम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या ही आई होगी, मतलब अब करंट में अगर आपने से गूगल से देखा है तो कई लोग करंट के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं और कई लोग आई यूज करते हैं। हम लोग आई या ए में से कुछ भी यूज कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आई यूज कर लेते हैं और टाइम के लिए हम लोग टी यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये आई टी आने वाला है और हमें आंसर एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना होगा, तो मैं इसे लिख दूंगा एम जीरो एल जीरो टी आई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके डायमेंशन आ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच सॉरी। तो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन हो जाएंगे एम के डायमेंशन, जी के डायमेंशन और एच के डायमेंशन। अब एम जो है हमारे पास वो मास है, तो मास के डायमेंशन एम हो गए। अब जी जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, विच इज एल टी माइनस टू। और हाइट के लिए मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा, ये आप आगे लिखना एल है। ठीक है जी। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एम एल टू टी माइनस टू हमारे इसके डायमेंशन आ जाएंगे। और आपको शायद ये बात पता हो, नहीं तो बता दूं आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक हो सकता है ये कि दुनिया में जितनी भी एनर्जीज होती हैं दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो आगे जाके तो आपकी लाइफ में और बहुत सारी एनर्जीज आएंगी। दुनिया में सारी की सारी एनर्जीज के डायमेंशंस एक ही होते हैं और वो है एम एल टू टी माइनस टू। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन किए थे, वो भी यही आए थे अगर आपको याद हो तो। अच्छा, और वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। तो मैं आपको एक नोट का पॉइंट देता हूं, प्लीज ये लिख लीजिएगा। all types of energy all types of energy and work done all types of energy and work done have same dimensions that is ml2 t minus 2 have same dimensions that is ml2 t minus 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी एक जर्नी खत्म होती है जो है कि डायमेंशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉरी यार। अब हम लोग बात करेंगे कि इन डायमेंशंस के फायदे क्या है, मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा जिसका मैंने आंसर भी दिया था कि हम ये डायमेंशंस निकाल क्यों रहे हैं, इस डायमेंशंस को निकालने के फायदे क्या है, मतलब वाई। तो आज आपको इसका थोड़ा बहुत आंसर मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जेनेटी की स्पेलिंग देख लेना यार। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको हम लोग POH भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं डायमेंशंस की। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग किसी भी अननोन चीज के, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, नोन चीजों के डायमेंशन निकाल रहे थे। काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला पता था, उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। वर्क डन उसका फॉर्मूला पता है, उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। सरफेस टेंशन उसका फॉर्मूला पता है, उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी भी अननोन चीज के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब वो क्या कहता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर मैं केजी के अंदर केजी ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आंसर है केजी ही मिलेगा। और मतलब 10 kg प्लस 5 kg इज 15 kg ना, मतलब केजी प्लस केजी विल गिव केजी। एंड सिमिलरली केजी माइनस केजी will also give kg, like 5 kg minus 3 kg is equals to 2 kg। बट अगर मैं kg को kg से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे kg स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं
केजी से केजी को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 यानी कि यूनिटलेस मिलेगा। ये सारी बातें आपको पता है शायद, है ना। लेकिन अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है, और वो ये है कि सेकेंड माइनस केजी क्या होगा। व्हाट इज सेकेंड माइनस केजी। तो आई होप आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर लिख रहे हैं। टाइम स्टैम्प है लगभग 10 मिनट। तो केजी माइनस सेकेंड क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर दिया हो कि कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसको मैं आगे, पहली बात तो दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि मेरे पास एक सिचुएशन आ जाए जहां पे मैं सेकेंड में से केजी को माइनस कर रहा हूं, मतलब जहां पे मैं टाइम में से मास को माइनस कर रहा हूं। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सेकेंड में से केजी को माइनस करूं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। अब चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई दो सेम यूनिट्स ही हमेशा आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट भी होती हैं। अगर दो चीजें इक्वल है बीच में तो भी उनके डायमेंशन बराबर होंगे। तो और यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स बराबर हैं तो डायमेंशन भी बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहता है। थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, in any equation each term which is added, subtracted or equated have equal dimensions। जरा बात को समझिएगा। यानी कि अगर अभी मैं इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ के, ये नाम पढ़ के बच्चे को ऐसे दिल कच्चा कच्चा सा होता है, जी कच्चा कच्चा सा होता है। नींबू खाने का नो 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 नो, वैसा वाला कच्चा नहीं, अजीब वाला कच्चा होता है। और वो सोचता है यार ये क्या टॉपिक है। लेकिन जब उसके ऊपर 2 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 3 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो बच्चा समझता है कि एक्चुअली में ये तो बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत काम का भी है। इजी के साथ साथ ये बहुत काम का भी है। अच्छा यार सॉरी, मैं बीच बीच में ना गर्म पानी पीता रहूँगा थोड़ा थोड़ा यार, क्योंकि मेरा गला सूखता जा रहा है। गला एक्चुअली, अगर आप लोग 10th के बच्चे थे हमारे लास्ट ईयर के, तो आपको पता है मेरा गला खराब कब हुआ था। 10th के एग्जाम्स के टाइम पे हुआ था ना। सॉरी यार। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये बहुत इजी टॉपिक है, ये कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है, a प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। सबसे पहले तो ये ऐसे मैंने कोई भी इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स है हमारे पास, 1 2 और 3। ये 3 अलग अलग टर्म्स है हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे वेरिएबल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एक्स और वाई। लेकिन वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, टर्म की बात हो रही है। जैसे ए यहाँ पे एक टर्म है, फिर प्लस आ रहा है, फिर बी सी स्क्वायर एक टर्म है, फिर इक्वल आ रहा है, फिर अंडर, तो ये 3 टर्म्स हैं। अब आप मुझे बताओ, हम सेम चीज़ों को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आप ए के अंदर बी सी स्क्वायर ऐड कर रहे हो, तो फिर ए के जो भी डायमेंशंस होंगे, ए क्या है पता भी नहीं है, बी सी स्क्वायर क्या है पता भी नहीं है, लेकिन ए के जो डायमेंशंस होंगे वो बी सी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर होंगे। होने ही चाहिए, क्यों नहीं होंगे भाई, अदरवाइज ये ऐड कैसे हो जाएंगे। अगर ये ऐड हो रहे हैं बच्चों, तो इन दोनों के डायमेंशंस को बराबर होना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। बात समझ में आई। और ऐसे ही अगर ये दोनों आपस में इक्वेट हो रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स और वाई के डायमेंशंस को भी आपस में बरा, यार देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसे करना कैसे है, ये सारे सवाल आप मेरे पे छोड़ दो। अभी जो समझा रहे हैं वो समझो कि अगर एक इक्वेशन के अंदर कुछ टर्म्स हैं,
बीच में प्लस है, माइनस है, इक्वल का साइन है, तो उन सब के डायमेंशंस जो होंगे वो बराबर होंगे। उन सब के डायमेंशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तभी तो वो ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय टी इज इक्वल टू, मान लो ए अपॉन में एक्स वाई। अब मुझे सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन पे, टाइम स्टैम्प है हमारे पास 15 मिनट्स, कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए कि इनमें से सबसे पहली बात तो कितने यहाँ पे टर्म्स हैं। मैं वेरिएबल नहीं पूछ रहा हूँ, वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 है, मैं आपसे टर्म पूछ रहा हूँ, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, आई होप आपने 3 लिखा है, आई होप आपने 3 लिखा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर है उसके जो डायमेंशंस होंगे, जो पी स्क्वायर है उसके जो डायमेंशंस होंगे वो, क्योंकि पी स्क्वायर एक टर्म है, उसके बाद क्यू बाय टी के जो डायमेंशंस होंगे वो बराबर होंगे ए अपॉन में एक्स वाई के डायमेंशंस के। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों के डायमेंशंस आपस में बराबर होने चाहिए, और अगर ये इक्वेट हो रहे हैं तो मतलब तीनों के ही डायमेंशंस आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा, इससे हम किसी भी अननोन चीज के डायमेंशंस कैसे निकाल पाएंगे? आओ जरा इसके ऊपर 2 सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन आया, कैलकुलेट डायमेंशंस, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के डायमेंशंस निकालने हैं। पहला पार्ट है इसमें एक्स बाय टाइम प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में वाई। अब आपको ये एक इक्वेशन देखो, अगेन मैं ऐसे कुछ भी इक्वेशन बना रहा हूँ, अभी हमें अभी कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है जी। अब अगर मुझे एक्स और वाई के डायमेंशन निकालने हैं तो मैं यहाँ पे किसका इस्तेमाल करूँगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के हिसाब से क्या एक्स बाय टाइम प्लस वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर होंगे? तो आंसर है यस, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, और अगर माइनस हो रहे होते तो भी बराबर होते। तो यहाँ से एक्स बाय टाइम के जो डायमेंशंस होंगे वो बराबर होने चाहिए वेलोसिटी के स्क्वायर के। अगेन हम यहाँ पे इनकी वैल्यू बराबर होगी ये नहीं कह रहे हैं। आई होप आप में से कुछ बच्चों को ये, सॉरी आई डोंट होप, एक्चुअली आई डोंट होप कि आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि इनकी वैल्यू भी बराबर है। नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी सी स्क्वायर की मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, लेकिन इनकी यूनिट बराबर होगी ना, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो इनके डायमेंशंस भी बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक्स बाय टाइम प्लस वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का है कि इनके डायमेंशंस बराबर होंगे। अब यहाँ से एक्स के डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, और टाइम के डायमेंशन जो होते हैं वो कैपिटल टी होते हैं। वहीं पे वेलोसिटी जो है ये एल टी -1 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए अब आप? इस तरीके से हम एक्स के डायमेंशन जो है वो निकाल लेंगे। तो एक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर टी -2, तो एल स्क्वायर और एक टी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी -1 बच जाएगा। अब क्योंकि हमें आंसर एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना होता है, तो m0 L2 t -1 ये हमारे पास डायमेंशंस जो हैं वो इसके आ जाएंगे। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि x के जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास ये हो जाएंगे। अब हमें पता भी नहीं है x क्या है, अभी तक हम किसी नॉन क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम किसी भी अननोन क्वांटिटी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही मुझे y के निकालने हैं, तो फोर्स अपॉन वाई के डायमेंशन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है वो एक्स बाय टाइम के तो होंगे। तो किसी भी एक से मैं कंपेयर कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैं
वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन को फोर्स अपॉन वाई के डायमेंशन के बराबर रख रहा हूं। ऑल्सो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन बराबर हो जाएंगे फोर्स अपॉन वाई के डायमेंशन के, फोर्स अपॉन वाई के डायमेंशन के, क्योंकि सब टर्म्स के डायमेंशन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी के एल टी माइनस वन इसका हमें स्क्वायर कर देना है, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू कर देना है, अपॉन में वाई कर देना है। अब यहाँ से अगर मैं वाई को इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे पहली बात तो मेरे पास आ जाएगा एम एल टी माइनस टू और डिवाइड में आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। अब इस हिसाब से इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर आ गया, तो y के जो डायमेंशन मेरे पास आ गए वो आ गए एम एल माइनस वन टी जीरो। तो ये हमारे पास y के डायमेंशन भी आ जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर इस प्रकार से आता है, लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है जिसमें आपको ये तो बोला होता है कि x और y के डायमेंशन निकालो, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला होता है कि ये जो अननोन क्वांटिटी है जो x और y है वो कौन है वो ही पहचानो। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ x and y, also identify x and y क्वांटिटी। आपको x और y के डायमेंशंस तो निकालने ही निकालने हैं, साथ ही साथ आपको x और y कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, इक्वेशन यहाँ पे दे रहा हूं और वो है एक्सेलरेशन प्लस में एक्सेलरेशन प्लस में वेलोसिटी अपॉन में x, एक्सेलरेशन प्लस में वेलोसिटी अपॉन में x इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में y। अब यहाँ पे सॉरी यार, अब यहाँ पे आपको x और y के डायमेंशन निकालने हैं और x और y के डायमेंशन निकालने के साथ साथ आपको उन्हें आइडेंटिफाई भी करना है। तो ये वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे अब आपको दो चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी। एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी टेस्ट होगा और साथ ही साथ ये भी टेस्ट होगा कि आपको ये जो डायमेंशंस आएंगे आपको पता भी है कि वो क्वांटिटीज कौन सी हैं कि नहीं है। चलो जी, सबसे पहले ऐसा करो यार, आप मेरे साथ साथ, देखो ईमानदारी की बात है, आप मेरे साथ साथ इसको क्या करो, सॉल्व करो और x और y के डायमेंशन निकालते हैं चलो मिलके। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात की जाए तो एक्सेलरेशन के जो भी डायमेंशंस होंगे वो हमारे पास वेलोसिटी अपॉन में x के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू, वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस वन। यहाँ से हम x के डायमेंशन निकाल लेंगे। अब अगर मैं x को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं x को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एल टी माइनस टू है, यहाँ हमारे पास सॉरी एल टी माइनस वन है, यहाँ एल टी माइनस टू है, एक टी बच जाएगा और एक टी बच के हमारे पास आ जाएगा सिर्फ टी। क्या आ जाएगा? सिर्फ टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके जो डायमेंशन आ गए बच्चों वो आ गए सिर्फ टी। अब सिर्फ टी का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ टी का मतलब है टाइम, यानी कि x जो है वो कुछ नहीं है सिवाय किसके बच्चों? टाइम के। यानी x कुछ भी नहीं है सिवाय टाइम के। देखा ना? तो यहाँ पे हमने x के डायमेंशन भी निकाल दिए और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन सी क्वांटिटी है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हेंस x इज टाइम। ये x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? अब वो अलग बात है कि यहाँ पे हम t को, ठीक है वो तो है ही कि हम इसको m0 l0 t भी लिखेंगे, लेकिन ये t आ गया विच रिप्रेजेंट्स टाइम। ऐसे ही
अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये y क्या है। अब ये y कैसे निकालेंगे भाई, तो अगेन एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन y के बराबर होगा, है ना भाई। ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, दोबारा बोल रहा हूँ, इनकी वैल्यू बराबर होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनके डायमेंशन बराबर होंगे। तो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन में y के डायमेंशन के बराबर होंगे। अब यहाँ से मुझे y कौन है ये पता लगाना होगा। एक्सेलरेशन के लिए LT माइनस टू, फोर्स के लिए MLT माइनस टू अपॉन में y। अब LT माइनस टू से LT माइनस टू तो कैंसिल ही हो गया, तो y के डायमेंशन हमारे पास कौन आ गए m आ गए। अब अगर ये m आ गया यार तो बहुत क्लियर है कि ये मास है। ऑल दो इसको हम m L0 T0 भी लिखेंगे, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि y जो है इज मास, यानी y जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम x और y या कोई अननोन चीज के डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ में हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही इजी काम है। ठीक है, आज का एक और काम हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे दूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगेन आपको एक्स और वाई के डायमेंशन यहाँ पे निकालने हैं, बस डायमेंशन निकालने हैं, आइडेंटिफाई नहीं करना, सिर्फ एक्स। और इसके आंसर हम अगले क्लास में, देखो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे फर्क ना पता चले, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, फिर हम उसके अगली क्लास में आंसर भी चेक करेंगे, बस। ठीक है, मुझे पता है सेकंड लेक्चर, मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मतलब सार्कास्टिक वे में कि सर लेक्चर तो बहुत जल्दी जल्दी ला रहे हो आप। तो मैंने आपको उसका रीज़न शुरू में ही दे दिया कि कुछ वैलिड रीज़न था, बट अब आपको जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, अभी तो फिलहाल शायद हफ्ते में एक एक लेक्चर आएगा आपके पास, बट आगे जाके इन फ्यूचर लेक्चर के नंबर्स को ही बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हफ्ते में एक एक लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो होमवर्क में क्या है, आपको अगेन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के डायमेंशन जो है वो फाइंड करने हैं। आओ जी करते हैं, मतलब करते क्या, होमवर्क दे रहा हूं। तो आंसर है प्रेशर प्लस में एक्स अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में y। एक इक्वेशन ये है जिसमें आपको x और y के डायमेंशन निकालने हैं, और एक है मोमेंटम अपॉन में टाइम प्लस x इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में y। तो आपको यहाँ पे x और y के डायमेंशन निकालने हैं, ये आपके लिए होमवर्क जो है वो दे दिया जाते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं। चलो आज आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और करते हैं बच्चों, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम अभी तक डायमेंशंस निकाल रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। देखो अभी तक हम डायमेंशंस निकाल रहे थे, और एक छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ा हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन आज हम वो वाली जर्नी शुरू कर देते हैं कि हम डायमेंशंस की मदद से और क्या क्या कर सकते हैं। तो 3 चीजें कर सकते हैं हम डायमेंशंस की मदद से, जिसमें से पहली चीज है टू चेक इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यानी कि हम ये करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी और हमें चेक करना होगा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन ये मैं आपको आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन अगर करेक्ट हो जाती है तो वो क्या एक्चुअली में करेक्ट है नहीं है, ये आपको सोचने का भी आज काम मिलेगा। तो पहली आज हम एप्लीकेशन पे चल रहे हैं कि हम डायमेंशंस की मदद से
ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। सीधा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, मान लो 2 सवाल कराऊंगा मैं इसके ऊपर आपको। चेक इफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। आपको चेक करना है कि फॉलोइंग इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट सॉरी आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब देखो यार, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं, ये बहुत अलग बात है। ठीक है, ये आज डिस्कशन नहीं होगा। हम 2 काम करने वाले हैं। एक तो mgh इज इक्वल टू वर्क अपॉन में mgh इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और सेकेंड हम लोग करेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली आपस में करेक्ट है या नहीं। फिर देखेंगे उसका मतलब क्या है, वो अगली क्लास में। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, मतलब लल्लू से लल्लू बच्चा। अगेन यार देखो, मेरे को ऑफलाइन में कुछ वर्ड्स बोलने की आदत है, ऑफलाइन में चलता है, ऑनलाइन बच्चे पता नहीं इसका क्या मतलब कभी कभार बना लेते हैं। जैसे मैं हमेशा अपने ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनकी जो थोड़ा सा लीनियंट हो रहे होते हैं, मैं उनको हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि पढ़ाई में गरीब, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन में वो उसको वो वाला गरीब समझते हैं, बट मैं तो कुछ और गरीब बोल रहा होता हूँ। तो ऐसे ही मैं लल्लू बोलता हूँ। लल्लू ऑफलाइन में पता है देखो क्या होता है, ऑनलाइन में भी मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ने ही आए हैं, बट कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आते। कुछ बच्चे आपको पता है क्या करना आता है, उनको तो बहाना चाहिए होता है ना, तो वो वाली बात होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। बट फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा अपने ऑफलाइन में कि लल्लू से लल्लू बच्चा भी ये जो टॉपिक है वो सीख जाता है। बहुत इजी है, मतलब ये तो बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और बच्चा सही करता है। तो हमें चेक करना है पहली इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। एम जी एच इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है एम जी एच इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग LHS के डायमेंशंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग RHS के डायमेंशंस निकालेंगे। और अगर LHS और RHS के डायमेंशन बराबर आ जाते हैं तो हमारी इक्वेशन करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LHS के बारे में। तो LHS में हमारे पास है MGH। तो इसके हम लोग डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो M के लिए मास हो गया, कैपिटल M है ये। अगर आपको गलती से स्मॉल लग रहा हो, कैपिटल M है, ऑब्वियस सी बात है भाई। G के लिए LT-2 हो गया और हाइट के लिए L हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा ML2T-2। ठीक है जी, ये हमने LHS के डायमेंशन निकाल लिए। अब हम लोग RHS के डायमेंशन निकालेंगे भाई। अब RHS में कौन है हमारे पास, RHS में है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L। तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाते हैं ML2T-2। अब आप मुझे बताइए, क्या LHS और RHS के डायमेंशंस इक्वल आए या अनइक्वल आए। तो आंसर इक्वल आए। तो हेंस डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर आ गए हैं डायमेंशंस ऑफ RHS के। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना है। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अभी एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं ये अगले लेक्चर की बात है। लेकिन क्योंकि LHS और RHS के डायमेंशन देखो, इसके भी ML2T-2 और इसके भी ML2T-2 आ गए हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट जो है वो आ गई है। ठीक है जी। ऐसे ही ये जो पिछली इक्वेशन थी, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो मेरे हिसाब से, बट इसको भी चेक करो। ठीक है, मैं तुम्हें टाइमर लगा के देता हूँ। चलो
2 मिनट का टाइमर है, जल्दी से बताओ ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, जल्दी से। ठीक है जी, मैं माइक ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, जल्दी। कुछ भी नहीं करना, LHS और RHS के डायमेंशन निकालने, बराबर आ जाने चाहिए, सिंपल है यार। 2 मिनट के अंदर अगर नहीं होता है, टाइम कम है, तो वीडियो को पॉज कर देना, समझो बात को, लेकिन करना खुद से ही यार प्लीज। ठीक है, तभी मजा आएगा, करना खुद से ही। ठीक है, हो गया। मोमेंटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या डायमेंशंस बराबर आए? जल्दी से, टाइम स्टैम्प है 37 मिनट्स के आसपास, 36 मिनट के आसपास, जल्दी से बता दीजिए कि क्या इसके डायमेंशन बराबर आए कि नहीं। अपना आंसर ना टाइम स्टैम्प के साथ लिखा करो, अदरवाइज मैं नहीं पता कर पाता हूँ कि क्या किसका आंसर। आपको पता है ना, हम लोग आंसर चेक करते हैं और भले सबके नहीं कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी के करते हैं, तो इसलिए आप सबको टाइम स्टैम्प के साथ जो है वो आंसर लिखना है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए तो आओ चेक कर लेते हैं कि इफ़ दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है जी, आओ। तो हमने बोला कि मोमेंटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम के डायमेंशन निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले LHS। तो LHS के डायमेंशन की अगर बात करें तो LHS में हमारे पास कौन है? मोमेंटम है। LHS में कौन है हमारे पास? मोमेंटम है। बच्चा आ गया था। ठीक है, LHS में हमारे पास कौन है बच्चों? मोमेंटम है। अब मोमेंटम में हमारे पास, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। उस हिसाब से हो जाते हैं MLT-1। ठीक है जी। ऑल्सो अब अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में हमारे पास हाफ है, हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे। और काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, सारी एनर्जी के डायमेंशन ML2T-2 होते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या हमारे डायमेंशन जो है वो बराबर आए? क्या हमारे LHS के और RHS के डायमेंशन जो हैं वो इक्वल आए? तो आंसर है नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि हैंस डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर नहीं आए डायमेंशंस ऑफ RHS के। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब देखो भाई, मेरी बात को समझना, आपके मन में एक सवाल रहे। पहली बात तो ये कंसेप्ट कितना आसान है, देखो LHS के डायमेंशन निकालने, RHS के डायमेंशन निकालने, और LHS और RHS के डायमेंशन इक्वल आ गए तो करेक्ट है, नहीं आए तो नहीं है, कितना सिंपल है। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो वैसे भी करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, और अगर कोई इनकरेक्ट है तो वैसे, तो इसके कुछ मतलब है। तो एप्लीकेशन का हमने अभी कैसे फॉलो करना है सीख लिया, लेकिन उसका फ़ायदा है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और सेकंड एप्लीकेशन पे भी चलेंगे। फिर इसके लेक्चर नंबर 4 में हम इसके लास्ट एप्लीकेशन करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। वैसे इस चैप्टर के अंदर एरर्स नाम का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था। ये चैप्टर में 50% डायमेंशंस थे और 50% एरर थे, लेकिन एरर वाला हिस्सा हमारे
जो बोर्ड्स हैं या कह लो 11th की करिकुलम है, एनसीईआरटी है, उससे भी अब जो नई एनसीईआरटी अगर आपने खरीद ली होगी तो एरर वाला हिस्सा तो हट ही गया है। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं, इनको ईमानदारी से प्लीज़ कीजिएगा, ताकि अगली क्लास में जब इसके हम आंसर्स मैच करें तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर पाएँ कि कितनों का आंसर सही है और कितनों का आंसर गलत है। तो अगले लेक्चर में हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब आना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढंग से हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।